तो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेशन चैनल फॉर एमपीपीएससी, एमपीएसआई एंड एमपी कांस्टेबल। और मैं वैसे अपना नाम नहीं बताता हूँ और बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम सबको जातिवाद से दूर रहना चाहिए। और मैं आप सभी से भी निवेदन करूँगा कि आप लोग भी जातिवाद से दूर ही रहें। जिस प्रकार से देश में फैल रही है जातिवाद की बीमारी, इससे हम सभी को दूर ही रहना चाहिए। कम से कम जो पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग हैं उन्हें तो दूर ही रहना चाहिए इस प्रकार की राजनीति से। तो आज हम एमपीपीएससी के लिए टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस वैदिक सभ्यता, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है एमपीपीएससी के लिए, एमपीएसआई के लिए, और जितनी भी एग्ज़ाम्स होती है लगभग सभी के लिए एमपी टॉपिक है, जिससे कि हर एग्ज़ाम में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे ही जाते हैं। तो आज हम आप सभी के लिए टॉप 50 क्वेश्चंस, आईएमपी क्वेश्चंस लेके आए वैदिक सभ्यता से। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया, अच्छे से तैयारी कर ली जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा एक ही मिशन है कि एमपीपीएससी क्रैक करवाना। तो आप सभी जुड़े रहें। और जैसे भी एमपीपीएससी, वैसे अभी 2020 में आना थोड़ा मुश्किल हो गया है इस कोरोना वायरस के कारण, लेकिन 2021 में आएगी और कुछ ज़्यादा पोस्ट के साथ आएगी। तो इसलिए तैयारी हम करते रहें। तैयारी सभी लोगों ने करी है, इसलिए अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। तो देखते हैं हम कितने पानी में हैं। ठीक है, तो ये है वैदिक सभ्यता के बारे में टॉप 50 क्वेश्चंस, जिसमें वहाँ का सारा निचोड़ है। तो ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा कल, जिसे देखना ना भूलें। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें ना करें बात की बात है, लेकिन सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो एमपीपीएससी के लिए आपको बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे हेल्प मिलने वाली है। तो बात करते हैं टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन की। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, आप लोगों को भी इसमें से कम 50 क्वेश्चंस में से मैं आपको 45 क्वेश्चन कराऊंगा और 5 क्वेश्चंस के आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो देखिए, वैदिक संस्कृति जो थी वो 2 भागों में डिवाइड थी, 2 पार्ट्स में डिवाइड थी। ठीक है, वैदिक संस्कृति का कुल जो समय काल है वो लगभग 1500 बीसी से 600 बीसी तक है टोटल काल। ठीक है, लेकिन इसको 2 भागों में बांटा गया। एक बांटा 1500 से 1000 और दूसरा पार्ट बांटा 1000 से 600। ये लगभग सभी को पता होना चाहिए, नहीं पता हो तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया। 1500 से 1000, 1000 से 600। तो जो पहले होता है उसे कहा जाता है पूर्व। ठीक है, पहले होता है उसे पूर्व कहा जाता है, और जो बाद में होता है उसे कहते हैं उत्तर। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 भागों में बटी, पूर्व वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। तो जो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति है, इसका जो काल होता है वो है ऑप्शन नंबर 1, 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य। ये होगा राइट आंसर। ठीक है, पहले की जो सभ्यता थी वो ये थी। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर वैदिक सभ्यता या संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर मतलब बाद में आने वाली, तो उसका राइट आंसर होगा 1000 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना गया है, जिसमें जाति वर्ण व्यवस्था जातिगत आधार पर हो गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी जल्दी करेंगे, समय कम है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आर्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन, जो उच्चतम व्यक्ति हो। और आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो ये आए थे मध्य एशिया से। ठीक है, जो प्रमुख है वो यही है, मध्य एशिया से। क्वेश्चन नंबर 4, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो देखिए, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो नंबर 1 कि वे संस्कृत बोलने वाले थे, तो ये तो राइट है, संस्कृत बोलते थे। ऑप्शन नंबर बी जो है, वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है, घुड़सवारी करते थे। ऑप्शन नंबर सी, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, ये भी सही है, झुंड बनाकर भारत में के पंजाब प्रांत में पहुँचे थे। लेकिन वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत है। ठीक है, नगरों में नहीं,
जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। अगर बात करें नगरीय सभ्यता की तो वो कौन सी थी, वो सिंधु सभ्यता थी जो इससे पहले हुआ करती थी, ठीक है। तो ये गलत है कि वे नगरों में निवास करते थे। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो देखिए वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था, राइट ऑप्शन होगा तंबाकू। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो उत्तर वैदिक काल में जो ब्राह्मण विरोधी या वेद विरोधी लोग हुआ करते थे, जो जातिगत व्यवस्था का विरोध करते थे, उन्हें कहा जाता था श्रमण। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, एमपीपीएससी में पूछा जाता है, श्रमण। क्वेश्चन नंबर 7, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है। तो वैदिक गणित का हम सभी जानते हैं, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र, ठीक है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन शुल्ब सूत्र, राइट आंसर होगा। फिर किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो प्राचीन वेद संस्कृति हम जानते हैं 4 वेद हैं, चारों वेदों में से सबसे पहले जो लिखा जाएगा उसी में सूचना दी जाएगी। तो सबसे पहले लिखा गया था ऋग्वेद, इसलिए ऋग्वेद राइट आंसर होगा। आप लोगों को जानना है, ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद सामवेद और सामवेद के बाद अथर्ववेद लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम जो है वो है ऑप्शन नंबर 1, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, ठीक है। इस प्रकार से लिखे गए, याद रखना है, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 10, वेदों की संख्या कितनी है। तो अभी बताया वेद कितने थे, 4 थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इनके बारे में आगे भी हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेत्रयी कहलाते थे। तो देखिए वेद जो लिखे गए, सबसे पहले लिखा गया ऋग्वेद, ठीक है। इसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद, और सबसे अंत में लिखा गया अथर्ववेद। तो ये जो प्रारंभ के 3 वेद थे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन्हें वेद त्रयी कहा गया। तीनों के संगठन को मिला के त्रयी या वेद त्रयी। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसका, ठीक है। इनको कहा गया वेद त्रयी, और यजुर्वेद, अथर्ववेद को इसमें नहीं जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो सत्यमेव जयते ये अभी पीएससी 2017 का क्वेश्चन है, उसमें आया था। तो ये कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है आपके मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद। क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ऋग्वेदिक आर्य जो करते थे वो पशुपालन करते थे, इसके अलावा उन्हें दूसरा कार्य कुछ नहीं था। ये ऋग्वेदिक आर्य कौन से थे, ये जो 1500 से 1000 ईस्वी तक के थे, 1000 बीसी तक, ये उन आर्यों की बात चल रही है। तब तक लोहे की खोज नहीं हो पाई थी। तो ऋग्वेदिक आर्यों का प्रमुख कार्य पशुपालन था। जब लोहे की खोज हो जाती है 1000 से 600 ईस्वी में, तब ये लोग खेती करना प्रारंभ करते हैं। तो ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 14, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। देखिए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार बच्चे भूल के समझ में नहीं आता क्या लगा है। तो देखिए आपको याद रखना है कि संगीत, तो संगीत से सामवेद, संगीत सामवेद, सामवेद जो है वो भारतीय संगीत का जनक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये होगा आपका राइट आंसर। और इसी के साथ बता दें कि सामवेद जो है ये कोई अलग से लिखा गया वेद नहीं था, ये ऋग्वेद से ही बना था, ठीक है। ऋग्वेद के जो मंत्र थे उन्हें पद्य रूप में इसमें संकलन किया गया सामवेद में। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम विधि निर्माता कौन थे। तो प्रथम विधि निर्माता जिन्होंने मनुष्यों के आचरण के लिए कानून या नियम बनाए वो थे मनु, ठीक है। मनुस्मृति आप लोगों ने सुनी होगी, मनुस्मृति, तो ये प्रथम विधि निर्माता थे मनु। क्वेश्चन नंबर 16,
कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो देखिए कृष्ण भक्ति का अमूमन यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि महाभारत हो सकता है या गीत गोविंद, लेकिन ये नहीं है, यह है श्रीमद् भागवत गीता। ये प्रथम और प्रधान ग्रंथ है कृष्ण भक्ति का। क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो ऋग्वेदिक काल में संपत्ति, देखिए कृषि तो करते नहीं थे, केवल पशुपालन करते थे, इसलिए गोधन जो है उनका प्रमुख संपत्ति थी। क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है? तो शूद्रों का उल्लेख 10वें मंडल में मिलता है। आप लोगों को याद रखना है, देखिए यही मेंशन कर देते हैं हम कि ऋग्वेद के 4 मंडल आप लोगों को याद रखने हैं। थर्ड जो है तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, ठीक है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसके बाद बात करते हैं 7वें मंडल की। तो 7वें मंडल में 10 राज युद्ध, ठीक है, इसका वर्णन है। 9वें मंडल की बात करें तो इसमें सोम देवता का वर्णन है। और लास्ट 10वें की अगर बात करें 10वें मंडल में, तो इसमें जाति व्यवस्था या शूद्रों का वर्णन है, ठीक है, जाति व्यवस्था का। तो ये तीनों आपको याद रखने, मोस्ट IMP इसी से अभी और आगे भी प्रश्न आएंगे। तो थर्ड में गायत्री मंत्र, 7वें में 10 राज युद्ध, 9वें में सोम देवता का वर्णन और 10वें में शूद्र या फिर जाति व्यवस्था का वर्णन है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा शूद्रों का वर्णन कहाँ है? 10वें मंडल में। क्वेश्चन नंबर 19, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है, ठीक है। वेदों की संख्या 4 है, पुराणों की संख्या 18 है और उपनिषदों की संख्या 108 है। तो पुराणों की संख्या 18 है, और जिसमें भी बता दें आपको कि सबसे महत्वपूर्ण पुराण जो है और प्रमाणित है वो है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे ज़्यादा प्रमाणित है। क्वेश्चन नंबर 20, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना करना था, ठीक है, राइट ऑप्शन होगा प्रकृति की उपासना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो देखिए ऋग्वेद में पुरंदर का उपयोग किया गया है इंद्र के लिए। ऋग्वैदिक कालीन सबसे प्रमुख देवता हुआ करते थे इंद्र, जिनका कि लगभग 250 बार ऋग्वेद में वर्णन आया है, ये भी आपको याद रखना है। तो इंद्र राइट ऑप्शन होगा। पुरंदर, पुरंदर का मतलब होता है किला तोड़ने वाला या किला ढहाने वाला, ठीक है। तो पुरंदर का मतलब किला ढहाने वाला इंद्र के लिए हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, सुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो सुल्व सूत्र अभी हमने बात की थी। सुल्व सूत्र जो है वो वैदिक गणित से संबंधित है, और वैदिक गणित में भी किससे? तो ज्यामिति से, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जियोमेट्री, ठीक है, तो ज्यामिति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो अस्तोमा सद्गमय लिया गया है ऋग्वेद से। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वेद से लिया गया अस्तोमा सद्गमय। क्वेश्चन नंबर 24, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो आर्य जो थे वो भारत में आकर सबसे पहले बसे थे पंजाब, ऑप्शन नंबर C, पंजाब में आकर बसे थे सबसे पहले सिंधु नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे देखिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक ही क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पे देखिए वेद दिए हुए और उसके यज्ञकर्ता का नाम दिया हुआ कि उसे क्या कहते हैं, मतलब ऋग्वेद के को पढ़ाने वाले को क्या कहा जाता है? तो देखिए ऋग्वेद का जो यज्ञकर्ता होता है उसे कहा जाता है होत्र, तो फर्स्ट का फर्स्ट ही होगा। यजुर्वेद की बात कर ले हम, तो यजुर्वेद को पढ़ाने वाला होता है अध्वर्यु, ऑप्शन नंबर 2 यजुर्वेद अध्वर्यु। सामवेद की बात करें तो सामवेद का होता है उद्दाता या उद्रात्र। और लास्ट अथर्ववेद, तो अथर्ववेद का होता है ब्रह्मा, ठीक है। तो इन चारों को आपको याद रखना है, ऋग्वेद का होत्र, यजुर्वेद का अध्वर्यु, सामवेद का उद्धाता और अथर्ववेद का ब्रह्मा। नहीं 4 याद हो तो कम से कम 3 या 2 तो याद होने चाहिए, जिससे आप ऑप्शन लगा सकें। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1 2 3 4, ये लाइन वाइज ही मैच है, ठीक है, तो राइट ऑप्शन यही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26,
देखिए यहाँ से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते जा रहे हैं, तो ध्यान से देखें आप लोग। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो वेदों को अपौरुषेय कहा गया है क्योंकि इनकी जो रचना है वो पुरुषों के द्वारा नहीं, देवताओं के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसलिए इनको कहा गया है अपौरुषेय। क्वेश्चन नंबर 27, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक जो है वो है उलूक कणाद। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है क्योंकि दर्शन बहुत सारे हैं। तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है उलूक कणाद। क्वेश्चन नंबर 28, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो देखिए मीमांसा दो है, एक पूर्व मीमांसा है और एक उत्तर मीमांसा है। तो पूर्व मीमांसा के जो प्रतिपादक हैं वो है ऑप्शन नंबर 1 जैमिनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जैमिनी इसके प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ये जैसे आ गया वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो है बदरायण। ठीक है, बदरायण। इसके टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ये बादरायण नहीं बदरायण ही है। ठीक है, बदरायण। तो उत्तर मीमांसा के बदरायण, पूर्व मीमांसा के जैमिनी। क्वेश्चन नंबर 30, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि तीसरा जो है वो गायत्री मंत्र, सातवां जो है वो दशराज युद्ध, नौवां जो है वो सोम को समर्पित है। ठीक है, तो नौवां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है, देवता सोम को, और 10वां शूद्रों के लिए। क्वेश्चन नंबर 31, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया? ये आ गया प्रश्न फिर से। दशराज युद्ध पहले बात कर ले हम, तो ये 7वें मंडल में है। इसके बाद किस नदी पर लड़ा गया? तो ये परुष्णी नदी जो कि ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी को कहा जाता था, परुष्णी नदी, उसके तट पर लड़ा गया था। तो 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 32, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्रों के अनुसार भू राजस्व की दर, आप लोग इसका पहले ही जैसे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं तो आप लोग मन में सोच सकते हैं क्या आंसर होगा। देखिए इसका राइट आंसर होगा 1/6, 1/6। ये जो है भू राजस्व की दर, किसानों से लगान वसूला जाता था। क्वेश्चन नंबर 33, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो 800 से 600 ईसा पूर्व का जो काल था वो जुड़ा हुआ था ब्राह्मण युग से, क्योंकि इस काल में ब्राह्मणों ने ही शासन किया था। ये जो रामायण युग और महाभारत युग है ये भी ऋग्वैदिक काल से ही संबंधित है। ये कोई ज़्यादा पुरानी बातें नहीं है। ये 1500 ईसा पूर्व BC से तो आपके 600 BC तक के बीच में ही घटित हुई घटनाएं हैं, घटित हुई है ये भी। ये कोई ज़्यादा पुरानी घटनाएं नहीं है। आर्यों के आने के बाद ही रामायण और महाभारत का युग प्रारंभ हुआ था। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन नंबर 34, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? ठीक है, तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि किस युग में अछूत शब्द की या फिर शूद्रों की उत्पत्ति हुई थी। वैसे आप लोग मुझे नहीं लगता बता पाओगे, ठीक है, लेकिन बताइए। क्वेश्चन नंबर 35, एशिया माइनर स्थित बोगासकोई अभिलेख शिलालेख बहुत ही महत्वपूर्ण शिलालेख है। इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है कि ये कहाँ है? तो एशिया माइनर में है। और इसमें क्या लिखा हुआ था, क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये महत्वपूर्ण है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि इसमें जो है 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नाशत्य का उल्लेख है। इंद्र, वरुण, मित्र और नाशत्य का उल्लेख है, इसलिए बोगासकोई महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 36, गायत्री मंत्र किस देवी सविता को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ये आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है। गायत्री मंत्र कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 37, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो न्याय दर्शन, न्याय का जहाँ पे भी शब्द न्याय के बारे में चर्चा होगी तो न्याय किससे संबंधित होगा? गौतम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, न्याय और गौतम एक दूसरे से आपको ट्रिक से याद रखना है। गौतम बुद्ध न्याय के प्रतिरूप, तो गौतम न्याय दर्शन।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। निष्क किसे कहा जाता था? निष्क कहा जाता था स्वर्ण आभूषणों को। ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और ये मेरा ख्याल है एसएससी 2014 में, ठीक है, 2014 में, और उसके बाद 2015 में भी रिपीट हुआ था एसएससी, यहाँ सीजीएल में शायद और यहाँ पे सीएचएसएल में। तो ये आपको याद रखना है कि प्राचीन भारत में निष्क किसे कहा जाता था? स्वर्ण आभूषणों को। क्वेश्चन नंबर 39, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक, योग जैसे हम जानते हैं बाबा रामदेव, और उनकी पीठ का नाम क्या है? पतंजलि। तो योग के जो प्रतिपादक हैं वो क्या है, कौन है? पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 40, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो उपनिषद कैसी पुस्तकें, किन पर आधारित है? तो ये जो है ये दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। उपनिषद दर्शनों पर आधारित है, फिलोसॉफी पे। इसमें जीवन जीने के ढंग और कला के बारे में चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 41, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनसे आपके दूसरे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो पहली बात करें ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या दर्शाया गया? तो ऋग्वेद जो है उसमें प्राचीन काल के स्रोत और कुछ प्रार्थनाएं हैं जैसे गायत्री मंत्र। इसके बाद अगर हम बात करें यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद में स्रोत और कर्म कांडों का उल्लेख किया गया है। यहाँ से भी कुछ प्राचीन काल के स्रोत मिलते हैं और कर्म कांड, यज्ञ की विधियाँ। देखिए यजुर्वेद से आपको याद रखना है यज्ञ। सामवेद की बात करें तो हमने की है, सामवेद क्या है? भारत में संगीत का जनक। सामवेद संगीत स। और लास्ट अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद जो है सबसे अंत का ग्रंथ था, वेद था, जो कि तंत्र मंत्र और वशीकरण पर आधारित है। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा ऋग्वेद स्त्रोत प्रार्थनाएं, यजुर्वेद स्त्रोत और कर्मकांड, सामवेद संगीत और अथर्ववेद तंत्र मंत्र जादू टोना। तो इस प्रकार से हमारा जो राइट आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए ए का तो आ जाएगा आपका 4 और डी का 3। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 42, आधुनिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? देखिए वैदिक साहित्य में किस नदी का सबसे ज़्यादा वर्णन हुआ है, तो इसका आपको राइट आंसर देना है। क्या होगा इन चारों में से? ठीक, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो उपनिषद काल में जो राजा अश्वपति थे वो थे केकई वंश के, या फिर आपके केकई क्षेत्र के जो राजा थे ये अश्वपति। क्वेश्चन नंबर 44, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है? ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ये नचिकेता और यम का संवाद ये किस उपनिषद में है? तो ये आपको याद रखना है कठोपनिषद। ठीक है, कठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद है। क्वेश्चन नंबर 45, वैदिक नदी कुभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होता है? ये काबुल या काबुल आज के समय में जो है उसी का नाम है। तो काबुल कहाँ है? अफ़गानिस्तान में, इसलिए यह नदी भी अफ़गानिस्तान में होगी। क्वेश्चन नंबर 46, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो कपिल मुनि, कपिल से आपको याद रखना है सांख्य दर्शन, ऑप्शन नंबर बी। गौतम से न्याय और कपिल से सांख्य। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो लौह धातु का प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम प्रमाण जो मिला है वो मिला है अतरंजी खेड़ा से। ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये भी, लौह धातु अतरंजी खेड़ा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद से कौन सा ग्रंथ बना है? मैंने आपको पहले भी बताया था, ऋग्वेद से सामवेद संगीत, ऋग्वेद में जो मंत्र थे उनका पद्य रूप में स्थानांतरण करके सामवेद में जोड़ लिए गए। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? प्रस्थान त्रयी मतलब 3 ऐसे चीज़ें जिनमें जो एक समान है लेकिन चौथा जो है वो उनके जैसा नहीं है। तो देखिए भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद ये तो प्रस्थान त्रयी में शामिल है, लेकिन ये जो भागवत है ये एक धर्म है और ये प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो कर्म का जो सिद्धांत होता है वो मीमांसा से संबंधित होता है। ये आपको याद रखना है कि कर्म और मीमांसा ये दोनों एक दूसरे से आपस में इंटर रिलेटेड है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित होता है। तो इस प्रकार से आज ये हमारे 50 क्वेश्चंस की जो
सीरीज़ थी, ये पार्ट 1 है इसका, ठीक है, पार्ट 1 है। कल इसका पार्ट 2 अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए और एक ही सपना है हमारा कि क्रैक करें हम MPPSC, ठीक है, MPPSC और MPSI। तो इसके लिए आप लोग जुड़े रहिए। स्टे सेफ, कोरोना वायरस से बचें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक भले ना करें लेकिन सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक्स।